हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, यहां पर सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो हम सिद्ध करते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तुम करो क्या, तुम ये मान लो कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो तुमने माना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, जबकि P और Q धन पूर्णांक है। एक बार मैं फिर से कहूंगा, तुमने ये माना है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब करड़ी में 5 को तुमने परिमेय संख्या मान लिया तो इसको मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, जबकि P और Q धन पूर्णांक है। अब देखो, यहां पे एक चीज मैं और मानता हूं कि P और Q का साझा जो गुणनखंड है वो 1 है। P और Q में सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड है जिसको मैं साझा गुणनखंड बोल रहा हूं। जैसे तुम देखो, 5 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणे 1, और 3 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणे 1। तो 5 का ये खंड है और ये 3 का खंड है। इन दोनों खंडों में साझा गुणनखंड कौन है? 1 है। उसी तरीके से मैं P को इस तरह से लिख सकता हूं, P को मैं लिख सकता हूं P गुणे 1, और Q को मैं लिख सकता हूं Q गुणे 1। तो अब देखो, P का जो खंड है उसमें साझा गुणनखंड क्या है? साझा गुणनखंड यहां पर 1 है। तो यहां पर माना जा रहा है कि P और Q में साझा गुणनखंड सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है, 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है साझा गुणनखंड। अब देखो क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तिर्यक गुणा करो। तो P बराबर √5Q हो गया। दोनों पक्षों का तुम वर्ग करो। इधर का वर्ग करोगे तो P² होगा, इधर का वर्ग करोगे तो 5Q² होगा। अब देखो, P² के दो गुणनखंड एक है 5 और एक है Q²। तो तुम बताओ कि जब P² का एक फैक्टर 5 है तो ये 5 क्या करेगा? P² को कटा देगा ना। ऐसे समझो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो, यहां पे 21 है मान लो, सिर्फ समझाने के लिए। तो 21 का खंड क्या होगा? 3 होगा और 7 होगा। तो 3 क्या है? 21 का एक गुणनखंड है। तो 3 क्या करेगा? 21 को कटा देगा, विभाजित कर देगा। 21 में तुम 3 से भाग दोगे तो ये 7 बार में कट जाएगा ना। तो 21 का यदि एक फैक्टर 3 है तो ये 3 21 को क्या कर देगा? उड़ा देगा, विभाजित कर देगा। उसी तरीके से तुम देखो कि P² के दो फैक्टर, एक 5 और एक Q²। चूंकि 5 P² का एक गुणनखंड है, इसलिए P² जो संख्या है 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित हो लिख देता हूं जाएगी। तो तुम देखो, जब P²
5 से कटता है तो p भी 5 से कट जाएगा, तो p संख्या भी 5 से कट जाएगा। इस बात को तुम समझो, इस बात को मैं समझा रहा हूं। मैंने तुमको बोला कि p स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो 5 p स्क्वायर को उड़ा देगा, कटा देगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया समझाने के लिए कि फैक्टर उड़ा देता है। जैसे 21 का फैक्टर 3 गुणे 7 है, तो जब 3 से तुम 21 से भाग दोगे, 21 में भाग दोगे, 21 में 3 से, तो 3 क्या करेगा, उसको विभाजित कर देगा। तो उसी तरीके से p स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो 5 क्या करेगा, p स्क्वायर को उड़ा देगा, विभाजित कर देगा। अगर p स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कट जाता है तो p भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस बात को वहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुम देखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर p स्क्वायर है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 10 का स्क्वायर। अब जो ये p स्क्वायर है 5 से कटता है, 10 स्क्वायर 5 से कटेगा, 10 स्क्वायर 5 से कटाओ तो 10 स्क्वायर में तुम 5 से भाग दो, तो इसको तुम लिखोगे 10 गुणे 10, अब बटा में 5, अब 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20। तो देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, p की जगह पर क्या है 10 है, तो p स्क्वायर की जगह पर मैंने 10 का स्क्वायर लिया है, तो देखा 5 से कटता है कि नहीं, 5 से कट गया, 20 बार में कट गया ना, कट गया। तो जब कट गया तो तुम देखो p 5 से कटेगा नहीं, कटेगा कि नहीं, तो p की जगह पर क्या है 10 है, अब 10 देखो 5 से कटेगा कि नहीं, तो 10 में अगर 5 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि 10 स्क्वायर भी 5 से कट रहा है और 10 भी 5 से कट रहा है। वही बात p स्क्वायर यदि 5 से कटेगा तो p भी क्या होगा, 5 से कटेगा। चूंकि p 5 से कट रहा है, तो ये तो p 5 का गुणज है, p 5 से कट रहा है, तो p क्या है, 5 का गुणज है। इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं, माना p बराबर कितना 5r, परंतु p स्क्वायर बराबर कितना, परंतु p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो p की जगह पर क्या लिखेंगे 5r, तो यहां पर लिखेंगे 5r का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये हो जाएगा 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इससे एक कट जाएगा तो यहां पर 5 बचेगा, इधर बचेगा q स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, इधर बचेगा 5r स्क्वायर। ये क्या हो गया, q स्क्वायर के दो फैक्टर 5 और r स्क्वायर, क्योंकि q स्क्वायर का 5 एक फैक्टर है, इसीलिए 5 q स्क्वायर को क्या कर देगा, पूरा पूरा कटा देगा। इधर वाला व्याख्या, अब इधर वाला व्याख्या इधर चल रहा है एकदम सेम, तो हम लिखेंगे q स्क्वायर जो संख्या है 5 से पूरा 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 विभाजित हो जाएगा। तो जब q स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कट जाता है, तो तुमने यहां पर समझाया ना कि अगर 10 स्क्वायर 5 से पूरा पूरा कट जाता है तो 10 भी 5 से कट जाएगा। उसी तरीके से q स्क्वायर अगर 5 से पूरा पूरा कट जाता है तो q क्या होगा, q संख्या भी 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब तुम देखो p भी 5 से कट रहा है
और Q भी 5 से कट रहा है, तो P और Q में एक ये तो साझा मिल गया, ये तो साझा मिल गया। 5 P को कटा रहा है और 5 Q को भी कटा रहा है, तो इन दोनों में क्या हो गया, ये तो साझा हो गया, साझा हो गया। लेकिन तुमने क्या माना था, कि तुमने ये माना था शुरू में, याद करो, कि P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी साझा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई भी साझा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। P में 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त P और Q में कोई भी साझा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। परंतु हम यहां पर देख रहे हैं कि P और Q में एक साझा अभाज्य गुणनखंड 5 आ रहा है। इसलिए जो हमने माना था वो तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया। हमने माना था कि P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी साझा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, परंतु हम देख रहे हैं कि P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, यानी P और Q में एक साझा अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो हमारी परिकल्पना को गलत करता है, जो हमारी परिकल्पना को गलत करता है। यानी अंडर रूट 5 को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जब नहीं लिखा जा सकता तो अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख दूंगा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं।